नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। निरंजन ज्योति के इस्तीफे की मांग पर संसद में गतिरोध, सरकार का इस्तीफे से इनकार, राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, नक्सल समस्या से कड़ाई से निपटेगी सरकार, बहुस्तरीय रणनीति बनाने की कही बात। शारदा घोटाले का पैसा आतंकवादी संगठनों को मिलने का सबूत नहीं, लोकसभा में लिखित जवाब में सरकार ने दी सफाई। ईडी ने जब्त की ओडिशा में 157 करोड़ की संपत्ति। महाराष्ट्र में 5 दिसंबर को होगा फडणवीस मंत्रिमंडल का विस्तार, बीजेपी शिवसेना के कुल 20 मंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद। भोपाल गैस त्रासदी की आज 30वीं बरसी, संसद के दोनों सदनों में दी गई श्रद्धांजलि, पीड़ितों को अब भी मुआवजे का इंतजार। और ये देखते हैं हमारी पहली खबर। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति के आपत्तिजनक बयान पर आज लगातार दूसरे दिन राज्यसभा में ज्यादा कामकाज नहीं हो सका। माफी से संतुष्ट विपक्षी दलों ने साध्वी निरंजन ज्योति के इस्तीफे और प्रधानमंत्री के बयान की मांग दोहराई और गतिरोध के चलते राज्यसभा की कार्यवाही को 6 बार स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा में कामकाज की शुरुआत होते ही साध्वी निरंजन ज्योति के बयान पर विपक्ष का तीखा विरोध जारी रहा। समाजवादी पार्टी ने निंदा प्रस्ताव की मांग की। एक मंत्री ने जो बयान दिया, हम उस पर निंदा का प्रस्ताव लाते हैं। श्रीमान, हम हाउस की तरफ से निंदा का प्रस्ताव रखते हैं। विपक्ष केंद्रीय मंत्री की बर्खास्तगी की मांग पर अड़ा हुआ है। कांग्रेस सहित कई दलों ने प्रधानमंत्री के बयान की भी मांग की कि ये जो इनके मंत्री ने कहा है वो कॉग्निजेबल अपराध तो है, नॉन कंपाउंडेबल भी है और 3 साल की कैद की उसमें सजा है। She has violated this very constitution. How can somebody who has violated the constitution remain a minister after taking oath on that very constitution? हालांकि केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने विपक्ष की मांग को खारिज कर दिया। Who was a minister at that time, made a very serious and objectionable remark against the former Prime Minister Sri Atal Bihari Vajpayee. 2 स्थगन के बाद भी विपक्ष अपने रुख पर कायम रहा, जिसकी वजह से राज्यसभा की कार्यवाही पहले 2 बजे के लिए और फिर दिन भर के लिए स्थगित हो गई। लोकसभा में भी इस मुद्दे पर अवरोध की वजह से प्रश्नकाल की कार्यवाही नहीं चल पाई। प्रणव गोस्वामी के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। जिस तरीके से आज अवरोध हुआ और पूरा विपक्ष में कहूं राज्यसभा में एकजुट नजर आ रहा था इस पूरे मसले को लेकर, यानी कि इस्तीफे की मांग और प्रधानमंत्री के बयान की, असल में आगे रास्ता है क्या और इस पूरे के पूरे मुद्दे पर विपक्ष कहां तक जाने को तैयार दिख रहा है और सरकार के सामने विकल्प क्या होंगे, उस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नीलाभ बिष्ट हैं। नीलाभ जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो जिस तरीके का ये पूरा मसला है, इस्तीफे की मांग विपक्ष कर रहा है, मंत्री महोदय ने दोनों सदनों में माफी मांगी है, क्या आपको लग रहा है कि ये मसला फिलहाल शांत होता नहीं दिख रहा और विपक्ष इसे किस हद तक, यानी कहां तक ले जाने को तैयार दिख रहा है? देखिए, अभी तो विपक्ष पर यह निर्भर करता है। विपक्ष ने 2 चीज़ें कही हैं। एक तो यह घटना अपने आप में निंदनीय है और जो साध्वी ने कहा वो निंदनीय है और वो सदन में उसके लिए उनको माफ़ी भी मांगनी पड़ी। लेकिन साथ में यह है कि सदन में क्या रास्ता है। तो सदन में ठीक है, ये एक राजनीतिक, विपक्ष ने एक राजनीतिक पॉइंट स्कोर किया है, जो उसका अधिकार था उसने किया। आगे ये है कि सदन, कोई भी सदन निंदा प्रस्ताव तो पारित कर सकता है। इस्तीफा तो कोई सरकार मानती नहीं है। यूपीए 1 में भी दागी मंत्रियों को लेकर हुआ था और किसी मंत्री ने इस्तीफा दिया नहीं। तो वो तो एक राजनीतिक रस्साकशी चलती रहती है। ये निंदा प्रस्ताव लाने को विपक्ष स्वतंत्र है और अगर वो उसके ज़रिए अपनी नाराज़गी जाहिर करना चाहता है तो इसे उसका अधिकार है और राज्यसभा में उसे बहुमत भी है। अगर संपूर्ण विपक्ष अगर चाहे तो वो वहाँ इशू को फोर्स कर सकता है। लेकिन उसके साथ एक और चीज़ है, एक ऑफेंस भी किया है साध्वी ने। तो वो जो अपराध है धारा 153A के तहत, तो विपक्ष चाहे तो इसको अगर राजनीति का मुद्दा बनाना है तो FIR दर्ज करनी चाहिए। वह भी एक तार्किक प्रक्रिया होगी। अगर ये चीज़ें नहीं होती हैं, मान लीजिए FIR भी कोई नहीं दर्ज कराता है, कोई नहीं, और सदन में ठीक है, पर सदन इसके नाम पे बहुत दिन तक नहीं चले, यह मैं नहीं देखता हूं कि ऐसा होगा, अनिश्चित काल तक होगा।
इस सप्ताह भर तक संभवतः ये टकराव रहेगा और विपक्ष ने अपना पॉइंट स्कोर कर लिया है। पॉइंट स्कोर कर लिया और आप कह रहे हैं कि निंदा प्रस्ताव की तरफ बढ़ने का खतरा भी है, क्योंकि नंबर जरूर राज्यसभा में है, लेकिन अगर सभी दल सहमत नहीं होते हैं या निंदा प्रस्ताव पास नहीं होता है, या वो तो वो सारी चीज़ें हैं, पर वो उसके लिए विपक्ष के अपने फ्लोर मैनेजमेंट पर और अपनी उनके राजनीतिक तालमेल पे बहुत कुछ निर्भर करेगा कि उसको कहाँ तक ले जाते हैं, या किसी अन्य मान लीजिए स्थगन प्रस्ताव के जरिए भी कई बार नाराज़गी जाहिर की जाती है, और इस तरह के और पार्लियामेंट्री प्रोसीडियर्स हैं, संसदीय प्रक्रियाओं में ऐसे प्रावधान हैं जिसमें विपक्ष चाहे तो उस दिशा में जा सकता है। क्योंकि आज विपक्ष की ओर से ये कहा गया कि अगर कोई मंत्री इस तरह का बयान देता है और ख़ासतौर पर जानबूझकर बयान दिया जाता है और उसके बाद माफ़ी मांगता है, तो कहीं ना कहीं अगर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो एक प्रोत्साहन मिलता है। एक उनका तर्क ये भी था, लेकिन सरकार ये कह रही है कि इससे बड़े मुद्दे इस वक्त देश के सामने जिस पर चर्चा होनी चाहिए, और जब मंत्री ने अगर माफ़ी मांग ली है तो उसके बाद मामला ख़त्म होना चाहिए। क्या आपको लगता है दोनों के पास सीमित विकल्प हैं और उन विकल्पों से अलग चलना शायद मुश्किल है राजनीतिक स्कोरिंग के लिहाज से? सीमित विकल्प ज़रूर हैं, और ये बहुमत की सरकार जल्दी झुकती भी नहीं है। ये एक राजनीतिक सच्चाई है, देश की वास्तविकता है, वो हमने कई जगह देखा है। हालांकि मॉरली अगर वो गलत भी हो तो भी नहीं झुकती। अब मॉरली इस पॉइंट पे सत्ता पक्ष जो है वो कमज़ोर है, नैतिकता की दृष्टि से वो कमज़ोर है, क्योंकि पिछले बयानों का भी हवाला दिया जा रहा है कि यूपीए के मंत्रियों ने भी तरह तरह की बातें, इस तरह से असंसदीय भाषा का प्रयोग किया था। इन दोनों में एक अंतर है। पहले जो भी प्रयोग होते थे, जो भी भाषाई प्रयोग होते थे, ऐसे अपशब्दों का जो प्रयोग होता था, वह व्यक्ति केंद्रित होता था, किसी व्यक्ति पर, अपने राजनीतिक विरोधी पे होता था। यह जो उन्होंने इस्तेमाल किया है, यह समुदायों के बीच विद्वेष पैदा करने वाली भाषा का इस्तेमाल किया है। तो यह थोड़ा गंभीर मामला है, यह समुदायों की प्रोफाइलिंग से संबंधित मामला है, विद्वेष पैदा करने से संबंधित मामला है। और विपक्ष को चाहिए ये था कि बल्कि इस मंत्रिमंडल में जो अन्य इस तरह की चीज़ें हुई हैं, जैसे मसलन राजस्थान के एक मंत्री के खिलाफ आरोप हैं और वह पुलिस को नहीं मिल रहे हैं, और गिरिराज सिंह एक व्यक्ति ने जो ऐसे बयान दिए थे चुनावी, उनको मंत्री बनाया गया चुनावी अभियान के दौरान। तो सारे मुद्दों को क्लब करके विपक्ष अगर उठाता तो शायद यह और बेहतर इसका प्रभाव पड़ता और जनता के बीच एक दूसरा संदेश जाता। पर यह तो हम कह रहे हैं बाहर से तो विपक्ष की अपनी और क्या ये कहा जाए नीलाव जी कि दिल्ली के चुनाव हैं इसलिए गर्मी ज़्यादा दिख रही है, और ये जो मैं कहूँ कि खींचतान इस मुद्दे को लेकर है, जिस तरीके का रुख है, ये इसीलिए ज़्यादा है? देखिए, दिल्ली के चुनाव ज़रूर इसमें एक तत्व है, वह एक तत्व है दिल्ली में जो चुनाव होने वाले हैं। लेकिन साथ साथ यह भी न भूलें कि दिल्ली में हाल के दिनों में सांप्रदायिक तनाव और दंगे की घटनाएं भी हुई हैं, और इस तरह के बयान सड़क पर एक बिल्कुल दूसरा असर करते हैं, और वो उस दिशा में भी दिल्ली को ले जा सकते हैं। अभी तुरंत चर्च जलाए जाने की घटना भी हुई है, और वहीं आसपास ये भाषण भी दिया गया है। तो कानून व्यवस्था का भी मसला है, और थोड़ा मसला बड़ा है मेरे ख्याल से। वो सिर्फ किसी एक व्यक्ति के अपशब्दों का, भाषा का सिर्फ मसला नहीं है, वह एक मानसिकता का मसला है और एक राजनीतिक दिशा का मसला है जो विध्वंसात्मक है। तो क्या ये कहा जाए कि बीजेपी के अंदर मैं कहूँ कि पहले 24 घंटे में जो अलग अलग सूत्रों के हवालों से खबरें आती रही कि प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो लोग हैं उनको कहा भी कि भाई इस तरह के ये राष्ट्र के नाम संबोधन बंद किया जाना चाहिए संस्थाओं की ओर से, क्या वाकई इस तरह का एक सख्त संदेश मैं कहूँ, या फिर महज क्षतिपूर्ति की भरपाई के लिए दिया गया एक संकेत था? मैं इसको क्षतिपूर्ति ही कहूँगा, क्योंकि इसको जो स्पिन दिया जा रहा है कि वो स्पिन है कि यह भाषा का सवाल है। अगर गंभीर राजनीतिक नेतृत्व होता तो यह स्पष्ट शब्दों में सार्वजनिक तौर पर कम से कम वक्तव्य आता। अब अंदर कमरे में क्या हुआ यह तो जनता तो नहीं जान रही है ना, वह सार्वजनिक चर्चा का विषय नहीं है, तो वह तो आप कह रहे हैं और लोग मान लें, लेकिन वह दिख तो नहीं रहा है कहीं। क्या ये भी कहा जाए नीलाव जी कि शायद इस हफ्ते या कुछ इस तरह की रणनीति हो सकती है विपक्ष की कि इस मसले को लंबा खींचा जाए, इसके नफ़ा नुकसान भी हो सकते हैं विपक्ष के लिए? मेरे ख्याल से अकेला कोई मसला बहुत लंबा नहीं खींच सकता है, क्योंकि देश के सामने यह ज़रूर है और भी ज्वलंत समस्याएं हैं, और उन समस्याओं को जहां यह मसला प्रभावित करता है उन सबको लेकर के एक उठाने की ज़रूरत है। क्योंकि संसद और कई तरह की बहसों की जगह है, कानून बनाने की जगह है, दूसरी चीज़ें हैं।
तो वो भी विपक्ष को अपना वो दायित्व भी निभाना चाहिए। और लेकिन क्या ये कहा जाए कि मैं कहूँ कि चुनाव से पहले बीजेपी और चुनाव के बाद, सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार की जिस इमेज को लेकर सवाल और शंकाएं खड़ी की जा रही थी, इस तरह के बयानों के जरिए जिस इमेज को शायद ढकना या छुपाने की कोशिश हो रही थी, वो वापस पर्दे से बाहर आती दिखती है। जी हाँ, वो बिल्कुल वो चीज़ बाहर आ रही है। और मैं कहूँगा कि यह जो मीडिया का भी जो हनीमून पीरियड था जिसको कहते हैं, यह उसके ख़त्म होने की शुरुआत है इस तरह की। क्योंकि हो सकता है कुछ दिन पहले तक भी ये खबर दब गई होती, जो अब उस तरीके से नहीं दब रही है। तो अब सवाल ये है कि संसद के अंदर क्या वाकई, जिस अलग अलग आज मैं देख रहा था पार्टियों के नेताओं को जो बयान दे रहे थे कि किस तरह की कार्रवाई हो सकती है, उनको बर्खास्त करना चाहिए, नहीं तो एक प्रस्ताव लाकर उनके खिलाफ ये कहा जाए कि सदन उन पर भरोसा नहीं करता है। क्या वाकई कोई इस तरह की नियमावली है जिसके जरिए मंत्री महोदय पर सदन, कोई भी एक सदन किसी कार्रवाई के लिए मैं कहूँ कि प्रेशर डाल सकता है? प्रेशर नहीं, वह जो रूल्स ऑफ बिजनेस होते हैं वो उसके तहत, जैसे मैंने कहा, निंदा प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव, जो प्रक्रियाएं निर्धारित हैं उन प्रक्रियाओं के तहत वह मसले उठा सकता है, उस दिशा में जा सकता है। ठीक है, वो उसमें फिर सभापति की भूमिका आती है, आसन की भूमिका आती है, अध्यक्ष की भूमिका लोकसभा में, राज्यसभा में सभापति की भूमिका आएगी। तो वो सब चीज़ें हैं, उसकी एक प्रक्रिया बनी हुई है और उस प्रक्रिया के तहत लेकिन विपक्ष कर सकता है। और जो एक दलील मैं कहूँ कही जा रही है बीजेपी के नेताओं की ओर से या फिर कुछ मंत्रियों की ओर से बयान है कि शायद वो कुछ कहना और चाह रही थी, भाषा उनकी सही शब्दों का उन्होंने चयन नहीं किया। क्या वाकई एक मंत्री, देश की केंद्रीय सरकार का एक मंत्री, अगर भाषा के चयन या शब्दों के चयन को लेकर मैं कहूँ कि सजग नहीं है, तो वाकई ये गलत उतरती है बात आपके? गले तो नहीं उतरती, हाँ। और सजग भाषा को लेकर मैंने कहा, यहाँ मसला भाषा से थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। भाषा के स्तर पर स्खलन हम पहले भी भारतीय राजनीति में बहुत देख चुके हैं, और अगर संसद में ऐसा स्खलन होता है तो सभापति या अध्यक्ष उसको कार्रवाई से बाहर कर देते हैं। लेकिन यह बाहर एक मसला हुआ है, और जैसा मैंने कहा, इसमें समुदायों के बीच विद्वेष पैदा करने की, यह एक मंत्री का एक खास तरह की विध्वंसात्मक राजनीति की प्रवृत्ति दर्शाता है, जिस प्रवृत्ति पर कड़ी चर्चा होनी चाहिए और कड़े शब्दों में उसका विरोध होना चाहिए। और कुछ राजनीतिक मैं कहूँ विशेषज्ञ ये भी बयान, इस तरह की चर्चा हो रही थी कि मोदी सरकार ये नहीं चाह रही थी कि इस तरह के बयानों के जरिए जो दुष्प्रचार है वो कहीं इसमें बीजेपी सरकार पर दाग लगे, लेकिन हटाना उनके बस में नहीं है। क्या वाकई आपको लगता है कि इस तरह की पोजीशनिंग है आज के दौर में? नहीं है, हटाना तो बस में नहीं, लेकिन उसमें देखिए राजनीतिक तौर पे इसका क्या असर होगा वो दूसरी चीज़ है। क्योंकि एक वर्ग है जिसकी भावनाएं भड़क जाती हैं, हाँ, जिसकी भावनाएं आसानी से भड़काई जा सकती हैं, संप्रदाय के आधार पे, जाति के आधार पे, कई दूसरे तरह के मसलों पर, कुछ क्षेत्रवाद के आधार पर, तो वह तात्कालिक लाभ तो दे जाता है। लेकिन अगर कोई यह दावा करे कि हम तो देश हित की राजनीति कर रहे हैं, तो फिर यह देश हित की राजनीति, हम इसको निष्पक्ष पर्यवेक्षक के तौर पर नहीं कह सकते। बहुत बहुत शुक्रिया नीलाभ जी इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए और अलग पहलुओं को समझाने के लिए। तो ये थी हमारी पहली खबर। केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि सरकार नक्सली उग्रवाद से पूरी दृढ़ता से निपटेगी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सोमवार को हुए नक्सली हमले के मामले पर गृहमंत्री ने संसद के दोनों सदनों में बयान दिया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों को सभी जरूरी सुविधाएं और साजो सामान मुहैया कराया जाएगा। राज्यसभा ने सुकमा में हुए नक्सली हमले की निंदा की और हिंसा में मारे गए सीआरपीएफ जवानों को श्रद्धांजलि दी। I request members to rise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of those who lost their lives in this tragic incident. गृह मंत्री ने सदन को सुकमा में हमले की जानकारी दी। राजनाथ सिंह ने मंगलवार को घटनास्थल का दौरा किया था और घायलों का हालचाल पूछा था। उन्होंने कहा कि सरकार रणनीति के तहत नक्सली समस्या से सख्ती से निपटेगी। उन्होंने कहा कि नक्सलियों का मनोबल टूटा है और हाल में कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किया है। सुकमा जिले के बस्तर डिवीजन में घात लगाकर हुए हमले में 14 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए और 15 अन्य घायल हो गए थे। सरकार की ओर से मारे गए जवानों के परिजनों को 38 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया था। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी।
सरकार ने संसद में माना है कि शारदा चिटफंड घोटाले का पैसा आतंकवादी संगठनों को मिलने का कोई प्रमाण नहीं है। रविवार को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कोलकाता की रैली में यह आरोप लगाए थे। सरकार ने लोकसभा में लिखित जवाब में कहा है कि शारदा चिटफंड का पैसा आतंकवादी संगठनों को बांग्लादेश भेजे जाने के बारे में कोई सबूत नहीं है। तृणमूल कांग्रेस ने अब बीजेपी से माफी मांगने की मांग की है। मैं आशा करता हूं इन लोग माफी मांगेंगे ये बयान की पर। तो हम लोग पहले से बोलते थे कि ये विषय झूठ है, ये विषय पर कोई सच बात इन्होंने कभी नहीं उठाता। बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस पर शारदा चिटफंड घोटाले में लिप्त होने का आरोप लगाया है। पार्टी ने कहा है कि संसद में दिया गया जवाब तकनीकी है और आखिरकार सारे आरोप सच साबित होंगे। निश्चित रूप से अगर जांच चल रही है तो सच्चाई तो आनी है सामने, तो सच्चाई आएगी। शारदा का घोटाला हुआ, शारदा का घोटाले में बंगाल का गरीब लूट गया। लोकसभा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में पांव पसारने की कोशिश में लगी बीजेपी शारदा को लेकर टीएमसी पर हमला कर रही है, लेकिन सरकार के लिखित जवाब ने तृणमूल को कम से कम एक मौका बीजेपी पर हमला करने का दे दिया है। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने से सरकार की आमदनी में इजाफा होगा। उनके मुताबिक इस कदम से राजस्व घाटा कम करने में मदद मिलेगी, लेकिन विपक्षी दलों की मांग है कि यह फायदा ग्राहकों को मिलना चाहिए। पेट्रोलियम मंत्रालय ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का बचाव किया है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इससे कल्याणकारी योजनाओं में मदद मिलेगी। 6 रुपया से ज्यादा डीजल की दाम घटाने के उनको मौका मिला। थोड़ा बहुत पैसा गरीबों की कल्याणकारी योजना के लिए हमने सरकार की तिजोरी में भी लाया। तृणमूल कांग्रेस ने इस बढ़ोतरी के खिलाफ बुधवार को संसद परिसर में धरना दिया। दूसरे विपक्षी दल भी एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने को गलत ठहरा रहे हैं। Stop playing games, pass this huge price cut in the international crude prices, pass it on to the consumer. $115 से घट के जो है $64 पे भारत की सरकार खरीद रही है। इतना बड़ा जो है लाभ मिल रहा है, लेकिन उस हिसाब से पेट्रोल की कीमत 40 रुपए लीटर होनी चाहिए। आज जो कंज्यूमर है उसको कोई राहत नहीं दी। हम सरकार की इस गलत नीति की आलोचना करते हैं। सरकार ने मंगलवार को पेट्रोल पर 2 रुपए 25 पैसे और डीजल पर 1 रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई थी। इससे खुदरा कीमतें नहीं बढ़ी क्योंकि इसकी भरपाई तेल कंपनियां कर रही हैं। इससे सरकार को 4000 करोड़ रुपए मिलेंगे। लेकिन सवाल ये है कि कच्चे तेल की कम होती कीमतों के बावजूद सरकार ने अपनी आमदनी में इजाफा किया है, लेकिन देखना है कि भविष्य में कीमतें बढ़ने पर उपभोक्ताओं को वो कैसे लाभ पहुंचाएगी। प्रीति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। जापान भारत में मोबाइल फोन और लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करेगा। केंद्र सरकार इसके लिए जापान को जरूरी संसाधन मुहैया कराएगी। सूचना तकनीक पर भारत और जापान के बीच संयुक्त आयोग की बुधवार को दिल्ली में बैठक हुई। केंद्रीय सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारतीय कंपनियों की तरह जापानी कंपनियों को सारी सुविधाएं मिलेंगी। Japanese companies come make in India, get all the benefits which the Indian company get and also export outside. That is make in India. Therefore, in the field of technology, in the field of manufacturing, in the field of sharing of information, there is enormous scope to work. रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जापान इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में भारत को कई तरह की सेवाएं मुहैया करा सकता है। उन्होंने कहा कि जापानी तकनीक की मदद से देश के गांवों को ब्रॉडबैंड के जरिए जोड़ने पर भी सहयोग की उम्मीद है। उधर जापान भी भारत के साथ सूचना तकनीक के क्षेत्र में समझौतों का इच्छुक है। Based on such trend at high level activities between Japan and India, I'd like to aim at agreement for joint projects such as Green ICT project, cyber security collaborative project and such. मेक इन इंडिया अभियान के तहत जापान से यह सहयोग अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान दौरे में इस सहयोग की जमीन तैयार हो गई थी। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। महाराष्ट्र सरकार में शिवसेना के शामिल होने के संकेत के मद्देनजर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 5 दिसंबर को मंत्रिमंडल विस्तार कर सकते हैं। इसमें करीब 20 मंत्रियों के शपथ लेने की उम्मीद है, जिनमें से आधे शिवसेना से होंगे।
महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है। पीटीआई के मुताबिक शपथ ग्रहण समारोह 5 दिसंबर को मुंबई में विधान भवन परिसर में 10 बजे सुबह होगा। इससे पहले मंगलवार को दिल्ली पहुंचकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को शिवसेना से जारी बातचीत में प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने कहा था कि बातचीत सही दिशा में चल रही है, साथ ही इसके सकारात्मक नतीजे निकलने की उम्मीद भी जताई। फिलहाल महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार में 8 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश ने आज अपने पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को याद किया। इस मौके पर संसद भवन के सेंट्रल हॉल में उन्हें श्रद्धांजलि देने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष समेत कई केंद्रीय मंत्री और सांसद भी पहुंचे। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर संसद भवन के सेंट्रल हॉल में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी समेत कई केंद्रीय मंत्री और सांसदों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए। इससे पहले संसद परिसर में उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सीवान में जन्मे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्वतंत्रता आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। वो कांग्रेस अध्यक्ष भी रहे। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के भी अध्यक्ष रहे। संविधान लागू होने पर उन्होंने देश के पहले राष्ट्रपति का पदभार संभाला। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। खबरों के सफर में इतना ही। नमस्कार।